नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है। तालीम यानी शिक्षा इंसान को विनम्र बनाती है, उसके सोचने का नजरिया बड़ा करती है। लेकिन क्या हो जब यही शिक्षा किसी इंसान के सिर पर गुरूर बनकर बैठ जाए? जब एक इंसान अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के बाद उस सीढ़ी को ही लात मार दे जिसने उसे ऊपर तक पहुंचाया था। आज के दौर में लोग अक्सर हैसियत और रुतबे के तराजू में रिश्तों को तौलने लगे हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जिस मिट्टी को वे आज अपने पैरों तले रौंद रहे हैं, कल उसी मिट्टी से उनके महल की नींव रखी गई थी। आज की कहानी एक ऐसे ही अनपढ़ लेकिन बेइंतहा मोहब्बत करने वाले पति के त्याग और एक पढ़ी लिखी लेकिन घमंड में अंधी हो चुकी पत्नी के गुरूर की दास्तान है। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ता टूटने की नहीं है, बल्कि उस करारे तमाचे की है जो वक्त ने उस आईपीएस पत्नी के गाल पर जड़ा था। दिल थाम कर सुनिएगा। रतनपुर नाम के एक बेहद साधारण से गांव में रतन नाम का एक नौजवान रहता था। रतन पढ़ा लिखा नहीं था। बचपन में ही अनाथ हो जाने के कारण वह कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाया, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। वह दूसरों के खेतों में दिन रात पसीना बहाता और जो कुछ रुखी सूखी कमाई होती उसी में खुशी खुशी गुजारा कर लेता। रतन की शादी गांव के ही एक गरीब मास्टर जी की बेटी मीनाक्षी से हुई। मीनाक्षी बहुत ही तेज और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह हमेशा से आईपीएस अफसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता की मौत के बाद घर में दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। शादी के बाद जब रतन को मीनाक्षी के इस सपने का पता चला तो उसने अपनी पत्नी के सपने को अपना सपना बना लिया। तुम फिक्र मत करो मीनाक्षी, तुम पढ़ना चाहती हो ना, तुम पढ़ोगी, मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे रास्ते में पैसों की कमी को कभी आड़े नहीं आने दूंगा। रतन ने मीनाक्षी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा था, और रतन ने अपना वादा निभाया। मीनाक्षी को शहर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलवाया गया। शहर में रहने का खर्च, किताबों का खर्च, कोचिंग की फीस, ये सब एक खेत मजदूर के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। रतन ने दिन में खेतों में काम किया और रात को शहर जाकर एक ढाबे पर बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया। वह खुद फटे हुए कपड़े पहनता, कई बार तो सिर्फ पानी पीकर सो जाता, लेकिन हर महीने की पहली तारीख को मीनाक्षी के खाते में पैसे पहुंच जाते थे। मीनाक्षी की माँ सावित्री, जो शहर में ही मीनाक्षी के साथ रहती थी, अक्सर मीनाक्षी को भड़काती रहती। अरे बेटी, तू अफसर बनने वाली है और तेरा पति क्या है, एक जाहिल गंवार मजदूर। अफसर बनने के बाद तेरा और उसका क्या मेल रह जाएगा? शुरुआत में मीनाक्षी अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देती, लेकिन जैसे जैसे वह कामयाबी के करीब पहुंचने लगी, शहर की चकाचौंध और रुतबे की चाहत ने उसके जमीर को खोखला करना शुरू कर दिया। 4 साल की जी तोड़ मेहनत और रतन के खून पसीने के बाद वह दिन आ ही गया जब मीनाक्षी ने यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर ली। वह आईपीएस बन गई। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। रतन की आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी। उसे लगा कि अब उसकी और मीनाक्षी की सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। जब मीनाक्षी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके पहली बार पुलिस की वर्दी पहनकर लौटी तो रतन दौड़कर उसके पास गया। उसने अपने मैले कपड़ों से अपने हाथ पोंछे ताकि वह मीनाक्षी की चमकती हुई वर्दी को छू सके। लेकिन मीनाक्षी ने झटके से पीछे हटते हुए कहा, दूर रहो रतन, मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग जाएगी। तुम्हें पता भी है ये वर्दी कितनी कीमती है। रतन के हाथ हवा में ही रह गए। उसकी मुस्कान जैसे वहीं जम गई। उसने सोचा शायद मीनाक्षी थक गई होगी, इसलिए उसने बात को टाल दिया। मीनाक्षी की पोस्टिंग एक बड़े शहर में बतौर एएसपी, पुलिस अधीक्षक हो गई। सावित्री के कहने पर मीनाक्षी ने रतन को भी शहर बुला लिया, लेकिन इसलिए नहीं कि वह उसे अपने पति का दर्जा दे सके, बल्कि इसलिए ताकि लोगों को दिखा सके कि वह कितनी महान है। लेकिन शहर के उस आलीशान सरकारी बंगले में रतन की हैसियत एक नौकर से भी बदतर थी। मीनाक्षी जब भी अपने बड़े बड़े पुलिस अफसरों और रईस दोस्तों को घर बुलाती तो रतन को पिछले कमरे में छुप कर रहने की हिदायत दी जाती। रतन, आज मेरे बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं, तुम अपनी ये गमवारों वाली शक्ल लेकर बाहर मत आना। लोग क्या सोचेंगे कि जिले की एसपी का पति एक अनपढ़ और फटेहाल इंसान है, मेरी नाक कट जाएगी। मीनाक्षी उसे रोज यही ताना मारती। रतन चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता,
जो इंसान अपनी पत्नी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ढाबे पर बर्तन मांजने से नहीं कतराया, आज वही पत्नी उसे अपने बराबर में बिठाने से कतरा रही थी। रतन का दिल खून के आंसू रोता, लेकिन वह मीनाक्षी से बहुत प्यार करता था, इसलिए सब सहता रहा। पानी सिर के ऊपर तब गुजर गया जब मीनाक्षी के प्रमोशन की एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। पूरे शहर के बड़े बड़े नेता, कलेक्टर और जज उस पार्टी में आए थे। सावित्री और मीनाक्षी मेहमानों का स्वागत कर रही थीं। तभी अचानक बाहर जोरदार बारिश होने लगी। रतन, जो पिछले कमरे में था, उसे लगा कि मीनाक्षी ने बाहर अपनी कुछ जरूरी फाइलें रखी थीं जो भीग रही होंगी। वह मीनाक्षी की मदद करने के लिए भागकर बाहर आया। उसके कपड़े साधारण थे और पैरों में हवाई चप्पल थी। उसे देखते ही एक बड़े नेता ने मीनाक्षी से कहा, एसपी साहिबा, आपका ये नया नौकर तो बहुत फुर्तीला है। ये सुनते ही मीनाक्षी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि रतन कुछ समझ पाता, मीनाक्षी ने सबके सामने रतन का कॉलर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए एक तरफ ले गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। मीनाक्षी फुफकार रही थी। रतन ने कांपते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारी फाइलें भीगने से बचाने आया था मीनाक्षी। मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे सबके सामने इस तरह। चुप रहो, मीनाक्षी ने बीच में ही टोकते हुए बहुत जोर से कहा, जिसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। पार्टी में सन्नाटा छा गया। सब उन्हें ही देख रहे थे। मीनाक्षी का घमंड अब उसकी इंसानियत को निगल चुका था। उसने अपनी उंगली रतन के चेहरे की तरफ करते हुए कहा, कौन सा पति, कैसे पति? मेरी तरफ देखो और खुद को देखो। मेरे कंधों पर ये सितारे हैं। मेरी एक आवाज पर पूरा शहर कांपता है। और तुम, एक जाहिल, अनपढ़ और बदबूदार इंसान, तुम मेरी बराबरी के नहीं हो रतन। तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो, एक कलंक हो। रतन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने भरे हुए गले से कहा, ये सितारे मैंने ही अपने पसीने से चमकाए हैं मीनाक्षी। भूल गई वो रातें जब मैं तुम्हारे लिए भूखा सोता था? मैंने तुमसे कोई भीख नहीं मांगी थी। मीनाक्षी ने नफरत से कहा, जो कुछ मैंने हासिल किया है अपनी मेहनत से किया है। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। रतन ने मीनाक्षी की आंखों में देखा। उन आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ एक अफसर का गुरूर था। रतन ने कोई बहस नहीं की। उसने चुपचाप अपने कपड़े समेटे और उस बारिश में ही बंगले से बाहर निकल गया। आज मुझे पता चला मीनाक्षी, दरवाजे पर रुककर रतन ने कहा, कि अनपढ़ मैं नहीं तुम हो, क्योंकि तालीम इंसान को झुकना सिखाती है, गुरूर नहीं। रतन उस शहर से चला गया। इसके बाद मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अदालत से एक तरफा तलाक के कागज भिजवा दिए, जिन पर रतन ने बिना कुछ मांगे अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। इन 15 सालों में मीनाक्षी का गुरूर आसमान छूने लगा था। वह बहुत सख्त और घमंडी अफसर बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान जमीन पर चलना छोड़ देता है तो उसके गिरने की आवाज बहुत जोरदार होती है। मीनाक्षी का तबादला राज्य के सबसे बड़े और वीआईपी जिले में कर दिया गया। वहां पहुंचते ही मीनाक्षी ने एक बहुत बड़े भ्रष्ट राजनेता के खिलाफ पंगा ले लिया। उस नेता ने मीनाक्षी को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत खौफनाक जाल बिछाया। उसने मीनाक्षी की गाड़ी से करोड़ों रुपए और कुछ गैर कानूनी हथियार बरामद करवा दिए। मीडिया ने आसमान सिर पर उठा लिया। मीनाक्षी को रातों रात सस्पेंड कर दिया गया। उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग गए। उसके अपने विभाग के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। सावित्री, जो हमेशा मीनाक्षी की दौलत पर राज करती थी, सदमे में आकर बीमार पड़ गई। मीनाक्षी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसे अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी थी, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तभी उसके एक वफादार जूनियर अफसर ने उसे बताया कि जिस जगह उसकी गाड़ी में हथियार रखे गए थे, वह जगह एक बहुत बड़ी कंपनी के गोदाम के ठीक पीछे थी। उस गोदाम के सीसीटीवी कैमरे में वो साजिश जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। मैडम, वो गोदाम अन्नदाता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का है। वो इस राज्य की सबसे बड़ी कृषि और व्यापारिक संस्था है। अगर वहां के मालिक ने हमें वो फुटेज दे दी तो आपकी नौकरी और इज्जत दोनों बच जाएगी। उनका नाम राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बड़े सम्मान से लेते हैं, अफसर ने बताया। डूबते को तिनके का सहारा काफी था। मीनाक्षी
अगले ही दिन अन्नदाता ग्रुप के आलीशान मुख्यालय पहुंच गई। वह बहुत घबराई हुई थी। वह उस उद्योगपति के सामने एक अपराधी की तरह खड़ी थी। मीनाक्षी को एक बहुत बड़े और शानदार केबिन में भेजा गया। केबिन में एक शख्स कुर्सी की तरफ पीठ किए बैठा था। सर, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं एक सस्पेंडेड आईपीएस अफसर हूं। मुझे मेरे खिलाफ रची गई साजिश को बेनकाब करने के लिए आपकी मदद चाहिए। मुझे आपके गोदाम की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगी है सर। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मीनाक्षी के हाथ जुड़े हुए थे और आवाज कांप रही थी। कुर्सी धीरे धीरे घूमी। सामने बैठे शख्स को देखते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हलक से आवाज निकलना बंद हो गई। उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि रतन बैठा था। जी हां, वही रतन जिसे मीनाक्षी ने अनपढ़ और गंवार कहकर धक्के मारकर निकाल दिया था। आज वो रतन खादी का बेहद शानदार लिबास पहने एक शांत और प्रभावशाली चेहरे के साथ सामने बैठा था। 15 साल पहले जब रतन को घर से निकाला गया था तो वह टूटा नहीं था। उसने अपनी मिट्टी से वापस रिश्ता जोड़ा। उसने जैविक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। अपनी ईमानदारी और दूरदृष्टि से उसने किसानों का एक बहुत बड़ा संगठन बनाया। धीरे धीरे उसका काम पूरे देश में फैल गया। आज रतन हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक था। उसने गांव गांव में स्कूल खुलवाए ताकि कोई भी बच्चा पैसे की कमी से अनपढ़ ना रहे। उसे सरकार की तरफ से कई बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके थे। रतन ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, बैठिए मीनाक्षी जी। मीनाक्षी शर्म और अपराध बोध से जमीन में गड़ी जा रही थी। जो औरत कल तक रतन को अपनी बराबरी का नहीं समझती थी, आज उसी रतन के सामने एक मुजरिम की तरह हाथ जोड़े खड़ी थी। रतन, तुम यहां? मीनाक्षी के मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। रतन ने मेज की दराज खोली और एक पेन ड्राइव निकालकर मीनाक्षी की तरफ बढ़ा दी। इसमें वो फुटेज है मीनाक्षी। मुझे पता था कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हें फंसाया गया है। मैंने कल रात ही अपने लोगों को यह फुटेज निकालने को कह दिया था। मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगी। वह दौड़कर रतन के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो रतन, मुझे माफ कर दो। गुरूर ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने उस इंसान को लात मारी जिसने मुझे चलना सिखाया था। आज मुझे मेरी हैसियत पता चल गई है। मेरी शिक्षा, मेरा रुतबा सब मिट्टी है तुम्हारे इस बड़प्पन के आगे। मुझे वापस अपना लो रतन। मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी। रतन ने धीरे से अपने पैर पीछे कर लिए। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना ही कोई बदला लेने का सुकून। वह बस बहुत शांत था। उठ जाओ मीनाक्षी, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और जहां तक वापस अपनाने की बात है तो मैं वो नहीं कर सकता। मीनाक्षी ने रोते हुए पूछा, क्यों रतन, क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो? रतन ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं मीनाक्षी, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन जो धागा एक बार टूट जाता है उसमें गांठ तो पड़ ही जाती है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, बल्कि इसलिए बचाया क्योंकि तुमने जो वर्दी पहनी है उसके लिए मैंने भी कभी पसीना बहाया था। मैं उस वर्दी पर कोई दाग नहीं लगने दे सकता। रतन अपनी जगह से उठा और खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, तुम मेरी बराबरी की नहीं हो मीनाक्षी, क्योंकि मेरी दौलत ये फैक्ट्री या पैसे नहीं है, बल्कि वो इंसानियत है जो तुम्हारे पास 15 साल पहले खत्म हो चुकी थी। अब तुम जाओ, तुम्हारा महकमा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मीनाक्षी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह उस पेन ड्राइव को हाथ में लिए भारी कदमों से उस केबिन से बाहर निकल गई। उसे अपनी नौकरी तो वापस मिल गई, लेकिन वह इंसान हमेशा के लिए खो गया जिसने उस नौकरी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मीनाक्षी को आज समझ आ गया था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या अफसर बनना नहीं होता, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि चाहे आप जिंदगी में कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाएं, अपने गुरूर को कभी अपने रिश्तों पर हावी मत होने दीजिए। जिस सीढ़ी ने आपको ऊपर चढ़ाया है, अगर आप उसी को गिरा देंगे तो नीचे गिरने पर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इंसान की असली बराबरी उसकी दौलत या रुतबे से नहीं, बल्कि उसके दिल की अमीरी और उसकी इंसानियत से होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप मीनाक्षी की जगह होते या रतन की जगह होते तो क्या करते? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। खुदा हाफिज।